ईरान के खिलाफ इसराइल की जंग में अमेरिका भी शामिल हो गया है। अमेरिका ने ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, कहिएगा, ईरान की एटमी तवानाई एजेंसी ने 3 तंसीबात पर अमरीकी हमले की तस्दीक भी अब कर दी है। आप तमाम तर मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो आज की रात एक बहुत बड़ा हमला था अमेरिका की जानिब से बराह रास्त ईरान की 3 अहम तरीन एटमी तंसीबात के खिलाफ, जिसके बारे में सदर ट्रंप ने अपने ऐलान में ये दावा किया है कि उनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। इससे 3 चीजें सामने आती हैं। नंबर 1 ये कि इसराइल और अमेरिका के जो अहदाफ थे ईरान के हवाले से वो बिल्कुल यकसा थे और वो उसकी एटमी सलाहियत का मुकम्मल खात्मा था। जो मुज़ाकरात भी ओमान में चल रहे थे उसमें भी अमेरिका का मकसद सिफारती एतबार से ईरान को कायल करना था कि वो अपने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए। लेकिन जब वो सिफारती सतह पे ईरान को कायल करने में नाकाम रहे तो पहले इसराइल के जरिए से और फिर बिलाखिर अमेरिका की बराह रास्त मुदाखलत के नतीजे में जो 3 अहम तरीन उनकी फैसिलिटीज हैं, जो फरदो और नतांज के एनरिचमेंट प्लांट हैं और इस्फहान में जो उनका बुशेर न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसकी मुकम्मल तबाही का अमेरिकी सदर ने दावा किया है। जिस तरह की उन्होंने बताया कि अभी इतवार के दिन पेंटागन से इसकी मजीद तफसीलात सामने आएंगी, जिसके नतीजे में ये मैं तवक्को करता हूँ कि वो सैटेलाइट इमेजरी वगैरह भी शेयर करेंगे जो कि एविडेंस देंगे कि एक्चुअली क्या टारगेट किया गया है और कितना नुकसान पहुंचा है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने साइंसदानों को और एनरिच यूरेनियम के ज़खायर को वहां से पहले से मुंतकिल कर दिया था। इससे ये साबित होता है कि ईरान जो है इस तरह के हमले की तवक्को कर रहा था। तीसरी बात ये है कि जो अब इस खित्ते पे इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज इस हमले के बाद अमेरिका की ये पॉलिसी बिल्कुल साबित और वाज़े हो गई है कि मशरिक़ वुस्ता में अब इसराइल जो है वो वाहिद एटमी ताकत है और ईरान अगर मुस्तकबिल में भी एटमी सलाहियत को हथियार में कन्वर्ट करने की पॉलिसी अपनाता तो आज इस हमले के नतीजे में फिलहाल बहुत महीनों और अरसे तक के लिए उसकी ये ऑप्शन भी अमेरिका ने बराह रास्त हमला करके खत्म कर दी है। तीसरी बात ये है कि अब इस खित्ते में ये साबित हो गया है कि ईरान जो कि किसी हद तक एक इसराइल के खिलाफ ताकत के तवाजुन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था, वो पिछले 1.5 साल के नतीजे में उसके खलीफ जो जमातें थी, मुताहरिक कुव्वतें थी, पहले यके बाद दीगरे हिजबुल्लाह, हमास और हुतीस को कमजोर किया गया, फिर बिलाखिर बराह रास्त इसराइल के जरिए से और फिर आखिर में अमेरिका की बराह रास्त कार्रवाई के नतीजे में उसकी एटमी सलाहियत को खत्म किया गया है। तो इससे ये साबित होता है कि इस खित्ते में जो अब्राहम अकॉर्ड का प्लान है सदर ट्रंप का, उसके ऊपर अब ईरान पे हमला करना, उसकी एटमी सलाहियत को खत्म करना उसका एक बहुत अहम उनसर है। यानी कि इस पूरे खित्ते में दिफाई एतबार से इसराइल वाहिद एटमी ताकत है मशरिक़ वुस्ता के अंदर। नंबर 2 ये कि अब ईरान जो कि चैलेंज करता था पहले अपनी मुताहरिब तंजीमों के जरिए से और किसी हद तक अपनी एटमी सलाहियत के जरिए से, तो वो दोनों सलाहियतें अमेरिका और इसराइल ने बतदरीज पिछले 1.5 साल में ईरान की बहुत कमजोर कर दी हैं और अब ताकत का तवाज़ुन इस खित्ते में मुकम्मल तौर पे इसराइल के हक में शिफ्ट हो गया है। तीसरी बात ये कि अनफॉर्चुनेटली ये भी बात दुनिया के सामने आ गई है कि आलमी कवानीन जो हैं और जो आलमी इदारे हैं, चाहे IAEA क्यों ना हो जिसने अभी इसकी मजम्मत की है, वो किसी कौम को, किसी मुल्क को उसकी सलामती की जमानत नहीं दे सकते। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो दुनिया का आलमी निज़ाम मुरतब किया गया, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रल पिलर अक़वाम मुत्तहिदा और उसके ज़ैली इदारे जिसमें IAEA भी शामिल है, वो था
कि जिसके जरिए से तनाज़ात को हल किया जाएगा, कौमों की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा। तो ये तमाम तर चीजें पिछले 1.5 साल में और इस बराह रास्त हमले के नतीजे में साबित हो गई है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाके जनरल असम्बली में जो तरक्की पजीर ममालिक है वो अपने मसाइल पे तशवीश का इजहार कर सकते हैं, आलमी ताकतों को कंडेम कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो दुनिया की तारीख का सबसे पुराना और अफसोसनाक सबक है वो यही है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। जिन ताकतों के पास एटमी हथियार है उनके खिलाफ यकीनी तौर पे कोई दूसरी ताकत जो है हमला करने का नहीं सोच सकती। लेकिन आज अमेरिका के इस हमले के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो ताकतें और जो ममालिक भी एटमी टेक्नोलॉजी को फरोग देना चाहते हैं और उनकी पॉलिसियां मगरबी ताकतों से मुमासलत नहीं रखती, उनको अमेरिका अपने लिए एक खतरा गर्दानता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब जंग जिस स्टेज पे पहुंची है, ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, मैं कन्विंस्ड हूं कि इतने बड़े पैमाने पे बराह रास्त अमेरिकी कार्रवाई के बाद किसी न किसी किस्म का जवाब देना न सिर्फ दिफाई, लेकिन मैं समझता हूँ किसी हद तक ईरान की हुकूमत की सियासी मजबूरी भी होगी, क्योंकि उनकी दाखिली सतह पे भी उन पर दबाव होगा कि जनाब आप कुछ न कुछ तो जवाब दें। और आपको याद होगा कि चंद साल कबल जब उनके बड़े मशहूर जनरल कासिम सुलेमानी को भी इसी तरह ट्रंप इंतजामिया के दौरे हुकूमत में बराह रास्त अमेरिकी ड्रोन हमले के जरिए शहीद किया गया था, तो उसके बाद भी ईरान ने अमेरिकी बेसिस पे मशरिक़ वस्ता में मिसाइल हमले किए थे। लेकिन हकीकत यह है कि इन हमलों के नतीजे में थोड़ा बहुत जानी नुकसान होता है, मीडिया पे ये बात नजर आती है। लेकिन अभी भी एक हफ्ते से जो ईरान के मिसाइल हमले इसराइल के खिलाफ जारी हैं, उसमें ईरान ने बहुत मुतासिर किया है। वहां पे लोग हलाक हुए हैं, वहां पे बहुत से उनके लिए मसाइल पैदा हुए हैं, बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो उनकी दिफाई सलाहियत है इसराइल की, जो कि बराह रास्त ईरान के खिलाफ हमले में इस्तेमाल हो रही है, खुसूसन उनके जंगी तैयारे और उनके एयर बेसिस, उनको बराह रास्त निशाना बनाने और तबाह करने की जो सलाहियत है वो अभी तक ईरान ने डेमोन्स्ट्रेट नहीं की है। अब जबकि अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शरीक हो चुका है, तो अब ईरान के पास 3 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन ये है कि जो उसकी मुताहरिब और हिमायत याफ्ता तंजीमें जिनमें हुतीस शामिल हैं, ऐन मुमकिन है कि उनके जरिए से अमेरिकी बहरिया के ऊपर हमलों में शिद्दत आए और बराह रास्त अमेरिकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया जाए। क्योंकि इन जो आज रात हमले किए गए हैं, इसमें B-2 बमबार तैयारों के साथ साथ 30 जो क्रूज मिसाइल्स अमेरिका ने दागे हैं। मैं समझता हूं कि यकीनी तौर पे जो अमेरिकी बहरी बेड़ा इस वक्त मशरिक़ वस्ता में मौजूद है, उसके डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स के जरिए ही हमेशा से अमेरिकी बहरिया ये क्रूज मिसाइल टॉमाहॉक जो है लॉन्च करता रहा है। तो ऐन मुमकिन है कि ईरानी बहरिया या जो हुतीज हैं वो इसके रद्द अमल में अमेरिकी बहरिया को क्रूज मिसाइल के जरिए से निशाना बनाने की कोशिश करें। इससे पहले भी हुतीज ने बड़े पैमाने पे अमेरिकी जहाजों पे क्रूज मिसाइल के जरिए से हमले किए हैं, लेकिन जो मिसाइल डिफेंस निजाम अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर नस्ब है, उन्होंने इनमें से बेशतर हमलों को नाकाम बनाया है। और बल्कि जो इसराइल के ऊपर भी मिसाइल हमले ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं, न सिर्फ ये कि थार्ड, पैट्रियट, आयरन डोम, डेविड स्लिंग जो कि इसराइल के पास मौजूद हैं, बल्कि अमेरिकी बहरी बेड़े की जो डिस्ट्रॉयर्स हैं जो कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में डिप्लॉयड हैं, वो टर्मिनल स्टेज में भी एक और लेयर प्रोवाइड करते हैं इसराइल को इन मिसाइलों को जो ईरान की जानिब से लॉन्च किए जाते हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। तो बल्कि ये जो चंद दिन गुजरे हैं जिसके बाद ये हमला किया गया है, वो वक्त अमेरिका ने इस्तेमाल किया था मजीद अपने बहरी बेड़ों में अपने पोस्चर में इंप्रूवमेंट के लिए। और अब तकरीबन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और उनके कैरियर बैटल ग्रुप्स जो हैं इस अंदाज में मिडल ईस्ट में डिप्लॉयड हैं कि वो ईरान के खिलाफ जारहाना कार्रवाई करने के लिए USS निमिट्ज और USS कार्ल विंसन जो है अरबियन सी में मौजूद हैं, जबकि USS फोर्ड जो है वो मूव कर रहा है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन की तरफ कि अगर ईरान की जानिब से मजीद मिसाइल हमले किए जाएंगे तो उन मिसाइलों को
नाकारा बनाने के लिए या उनके खिलाफ डिफेंस के लिए जो इसराइल की एयर स्पेस है उसको मदद प्रोवाइड की जाएगी। जबकि जो यूएसएस निमिट्ज और यूएसएस कार्ल विंसन है ये इस अंदाज में डिप्लॉयड हैं इस वक्त अरबियन सी में कि अगर अमेरिका को मजीद कोई जारहाना कार्रवाई ईरान के खिलाफ करनी पड़ी तो इसके जो लड़ाका तैयारे जिसमें F-35 भी शामिल हैं वो भी इन तैयारा बर्दार जहाजों पे मौजूद हैं, और साथ ही साथ इसके साथ जो एस्कॉर्ट में गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके ऊपर सैकड़ों क्रूज मिसाइल्स भी नस्ब हैं जो कि ईरान पे मजीद हमलों में इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन मुख्तसरन और सबसे अहम बात यह है कि अब ये जो पैगाम सदर ट्रंप की तरफ से दिया गया है उससे ये बात साबित हो जाती है कि इसराइल और अमेरिका के जो जंगी अहदाफ थे वो ईरान के एटमी सलाहियत का खात्मा था जो कि मुश्तरका थे, प्लानिंग बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड थी और वो उन्होंने शायद हासिल कर लिए हैं। लेकिन अगर ईरान बड़े पैमाने पे इसराइल के साथ साथ अमेरिकी अहदाफ को भी निशाना बनाता है तो फिर ऐन मुमकिन है कि अब मिलिट्री टारगेट से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी फ्यूचर में अमेरिका और इसराइल निशाना बना सकते हैं। तो ये वो एक थ्रेट है जो कि आज के मैसेज में अपने यानी कि बैनुल सतूर सदर ट्रंप ने ईरान को दिया है कि जनाब हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, हम मजीद जंग नहीं चाहते, लेकिन आप अगर मजीद कशीदगी चाहते हैं, ज्यादा सख्त रद्द अमल देंगे तो हमारे अहदाफ शायद एटमी प्रोग्राम या जो फौजी तनसीबात और फौजी लीडरशिप तक महदूद रहे हैं वहां तक महदूद ना रहे और शायद सियासी लीडरशिप को भी वो टारगेट करना कंसिडर करेंगे। जी अच्छा, मोहम्मद अली साहब ये कहिएगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अब ईरान को फौरी तौर पर अमन की जानिब आ जाना चाहिए, जबकि ईरान का ये कहना है कि पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखा जाएगा। तो किस कदर चांसेस हैं कि ईरान जो है वो स्टेप बैक कर जाए या फिर वो अमन की तरफ आ जाए और कितनी जल्दी ये मुमकिन हो सकेगा? देखिए, आपके सवाल के दो बहुत अहम पहलू हैं। एक तो आपने एटमी प्रोग्राम की बात की। देखिए, एटमी प्रोग्राम ईरान का दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला हिस्सा तो ये है कि जो IAEA के ताउन और ओवरसाइट के तहत बैनुल अक़वामी सपोर्ट से इसने अपनी फैसिलिटीज डेवलप की थी जिसमें उसका रिएक्टर भी शामिल है, वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी इनकी रशियन ओरिजिन की है। लेकिन आप देखेंगे अफसोसनाक हकीकत में आपके जरिए से माज़ीन को बता रहा हूँ कि रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में यकीनी तौर पे इस जाहिलियत की मजम्मत तो की है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि वो फैसिलिटीज जो कि रशिया की दी हुई है ईरान को, अगर उनके ऊपर बराह रास्त हमला भी किया जाता है तो और कोई उसकी दिफा के लिए खातिर ख्वाह सपोर्ट वो ईरान को नहीं देता, तो ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि ईरान इज प्रैक्टिकली ऑन इट्स ओन। अच्छा, जब दूसरी बात है कि क्या वो अपने एटमी प्रोग्राम को जारी रख सकता है, देखिए एज अ NPT नॉन वेपन स्टेट, एज अ NPT सिग्नेटरी, उसके पास ये कानूनी हक हासिल है कि वो अपना प्रोग्राम जारी रख सके। सिफारती और कानूनी सतह पे उसके पास ये हक मौजूद है और कोई उसको इस हक से महरूम नहीं कर सकता। लेकिन टेक्निकल और मिलिट्री हकीकत ये है कि क्या उसको कोई टेक्निकल हेल्प देगा अमेरिका के बराह रास्त हमलों के बाद, और दूसरी बात कि क्या अब उसकी अहम तरीन जो तनसीबात तबाह हो गई हैं, क्या इस तरह की तनसीबात अगर वो दोबारा बनाने की कोशिश करता है तो ये ओवरनाइट तो नहीं बनेंगी, इसमें सालों साल लगते हैं। तो ये फिलहाल जो एटमी प्रोग्राम को अगर वो नॉर्थ कोरिया की तरह एटमी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता, जो कि अभी तक उसने नहीं किया था, लेकिन इस ऑप्शन से भी आज के हमले के नतीजे में अमेरिका ने ईरान को महरूम कर दिया है। तो अगर वो दोबारा इस तरह की फैसिलिटीज बनाता है तो उसमें बहुत सालों की मेहनत दरकार होती है और ये ओवरनाइट नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात कि अब सिफारती सतह पे क्या अमन की तरफ जाएगा, मैं समझता हूँ हकीकत ये है कि ईरान एक बहुत बड़े डायलेमा से, बहुत बड़े मसले से दो चार है। मैं समझता हूँ दाखिली सतह पे भी उसके हुकूमत और फौज के ऊपर और पासदाराने इनकलाब के ऊपर दबाव बढ़ेगा कि जनाब आप इतने अरसे से इसराइल की बमबारी हो रही थी, अब अमेरिका ने भी कुछ हमला कर दिया है, तो ये तो सियासी तौर पे भी उनकी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इस दबाव के सामने ठहर सके और उनकी मजबूरी होगी कि वो कोई कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन ये तो सियासी दबाव होगा। दूसरी जानिब उनके लिए जो स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, जो दफाई शोबे में उनके लिए चैलेंज है, वो ये है कि अभी तो वो सिर्फ इसराइल के निशाने पे थे, अब अमेरिका के खिलाफ भी अगर वो जवाबी कार्रवाई करते हैं तो अमेरिकी बेसेस तकरीबन 19 के करीब इस मशरिक मुस्ता में मौजूद हैं
जो कि अरब ममालिक में मौजूद हैं। तो अगर क्या ईरान जो है उन अमरीकी बेसिस को निशाना बनाना अफोर्ड कर सकता है जो कि अरब ममालिक में मौजूद है, तो उसमें ये एहतमाल बहरहाल मौजूद है कि अमरीकी बेसिस पे हमले के कोशिश में कुछ अरब ममालिक में भी जान और माल का नुकसान हो सकता है। तो उसके नतीजे में फिर ईरान जो है वो सिर्फ उसका जो महाज है वो अमेरिका और इसराइल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि वो अरब ममालिक जहां अमरीकी बेसिस हैं वो भी मैं समझता हूँ अमेरिका को सपोर्ट करेंगे। और जो सियासी सपोर्ट या सिफारती हमदर्दी ईरान के लिए इस वक्त मौजूद है, खुसूसन मशरिक़ वस्ता में, वो ऐन मुमकिन है कि मजीद कम हो जाए। जी अच्छा, मोहम्मद अली साहब ये कहिएगा कि आपने बात की, आपने पॉइंट रेज किया कि जो ईरान के पास टेक्नोलॉजी है वो रशियन ओरिजिन टेक्नोलॉजी है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइना और रशिया की जानिब से अब क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा, या वो इस मामले में तमाम तर मामले में किस तरह से अंदर बातचीत करेंगे? बड़ा अहम सवाल है। देखिए, इसमें जो फिलहाल बिल्कुल ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का जो ताज़ा तरीन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है उसमें चीन और रूस ने बहुत सख्त अल्फाज में जो जाहिरियत है इसराइल की जानिब से उसकी मजम्मत की है। और सदर पुतिन ने भी वार्न किया था कि किसी किस्म की जो बड़ी कार्रवाई है एटमी तंसीबात के हवाले से वो बड़ी जंग का पेशखैमा हो सकती है। ये मैं समझता हूँ सिफारती सतह पे ये एक हकीकत है कि चीन और रूस जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन जो तस्वीराती और दिफाई हकीकत है वो ये है कि जनाब इस वक्त जो ईरान की एयर स्पेस है वो मुकम्मल तौर पे आप समझे दर हकीकत इसराइल की फजाइया की रहमो करम पे है। तकरीबन 100 के करीब उनके हमले रोजाना हो रहे हैं, और ईरान ने जो दावे किए थे कि 4-5 उन्होंने F-35 इसराइल के मार गिराए, हकीकत ये है कि उनका कोई मलबा, उनकी कोई तस्वीर तो अभी तक ईरान सामने नहीं लेके आया है सबूत के तौर पे कि क्या वाकई उन्होंने ऐसा किया। तो अगर ईरान की जो फजाई हदूद हैं वो मुकम्मल तौर पे अमेरिका और इसराइल की फजाइया के रहमो करम पे है, तो हकीकत में तो अभी तो आप बल्कि ये देखें कि जो सऊदी अरब से हज से जो ईरानी हाजी वापस आ रहे थे वो खुद अपने घरों तक नहीं पहुंच सके, तो वो उनको सऊदी अरब में ही रखा गया है। पाकिस्तान ने भी गुडविल के तौर पे ऑफर की है कि उनको कराची ला के जमीन के रास्ते वापस ईरान पहुंचाया जाए। तो हकीकत यह है कि फजाई राब्ता इस वक्त ईरान का पूरी दुनिया से मुनक़ता है। तो अगर कोई फौरी तौर पे बड़े पैमाने पे चीन या रूस की तरफ से कोई दिफाई इमदाद अगर पहुंच भी सकती थी तो वो फजाई हदूद से पहुंच सकती थी। ये तो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि एक जानिब से उनके फजाई हड्डों पे और एयर बेसिस पे इसराइल बमबारी कर रहा हो और उन्हीं बेसिस के ऊपर आप ये तवक्को करें कि चीन और रूस के तैयारा हथियार लेके चीन के लिए आ रहे होंगे, ये हकीकत में पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये कहिएगा कि पाकिस्तान की जो मशरकी सरहद है वो पहले से अनस्टेबल है, अब मगरबी सरहद पर भी ये तमाम तर मामलात है, ऐसे में पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होना चाहिए और पाकिस्तान जो है उसकी सियासत पर और तमाम तर जो हमारे बैनुल अक़वामी तौर पर तमाम तर राब्ते हैं उन पर क्या असरात होंगे? आपने मैं समझता हूँ, देखिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज अब ये सामने आया है कि देखिए पाकिस्तान का जो थ्रेट परसेप्शन है, पाकिस्तान के जो खतरों का मरकज और महवर था वो हमेशा से हमारा मशरकी हमसाया रहा है। हमारी जो दिफाई अफवाज की ट्रेनिंग, पोस्चर, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, सारी चीज इंडो सेंट्रिक रही है। बल्कि हमारे एटमी प्रोग्राम के हवाले से भी मौके पर बिल्कुल वाजे रहा है कि ये भारतीय जाहिरियत जो है उसके सद्देबाब और उसको नाकाम बनाने के मकसद पर हमारी एटमी प्रोग्राम और मिसाइल सलाहियत मबनी है। लेकिन अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है तो हमारे लिए 3 चैलेंजेस सामने आ जाएंगे। एक तो ये है कि अगरचे रिसेंटली हमारे ताल्लुकात थोड़े से बेहतर हुए थे ईरान से और दोनों ममालिक के दरमियान जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ एक इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की कोशिश की गई थी, लेकिन अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है तो यकीनी तौर पर यह खतरा मौजूद है, इस तरह BLA है और इस तरह की जो दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं वो ज्यादा
वो मौसर हो सकती हैं और ज्यादा एक्टिव हो सकती हैं पाक ईरान बॉर्डर रीजन पे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के बलूचिस्तान पे खुसूसन और चीनी जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके लिए खतरात में इजाफा हो सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर ईरान मजीद इस जंग को तूल देता है और जिसके नतीजे में फौजी अहदाफ के साथ साथ वो अमेरिका और इसराइल उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में ईरान में मजीद अनारकी और इंस्टेबिलिटी फैलती है, तो यकीनी तौर पे इसके माशी, सियासी, समाजी और दिफाई असरात पाकिस्तान पे मनफी अंदाज में मुरतब होंगे। तो हमें बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। अभी भी मैं तवक्को करता हूँ कि पाकिस्तान एक इंतहाई जिम्मेदार और मुहतात रियासत के तौर पे इस बात पे जोर देगा तमाम मैदानों में और खुद अमेरिका और दीगर ममालिक के साथ भी इस कशीदगी को जितना जल्द से जल्द खत्म किया जाए, तमाम मसाइल का पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए से हल ढूंढा जाए और साथ ही साथ क्योंकि इस खत्ते की कशीदगी का न सिर्फ इस खत्ते के ममालिक बल्कि आलमी अमन सलामती पे भी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। आप जानते हैं कि ऑलरेडी इस एक हफ्ते के दौरान दुनिया की तेल की कीमतों में कितना इजाफा हो गया है। पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी बहुत क्रिटिकल है। पूरी पाकिस्तान की जो मईशत है, हमारा जो मेयार जिंदगी है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इंडस्ट्री है, घरों में जो गैस जलती है, उसमें से बेशतर हिस्सा कतर से गैस के जरिए और यूएई और सऊदी अरब के जरिए से तेल और पेट्रोल हम तक पहुंचता है। तो अगर गल्फ ऑफ हरमज में कशीदगी बढ़ती है जिसकी वजह से तेल और गैस की सप्लाई और रसद जो है वो मुतासिर होती है, तो न सिर्फ कीमतें बल्कि अवेलेबिलिटी जो है पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की जो गैस और पेट्रोल और डीजल है उसकी दस्तयाबी पे भी काफी चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर साथ ही साथ आप जानते हैं कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद मशरिक़ वस्ता में रहती है जो कि पाकिस्तान के मईशत में बहुत बड़ा उनका रोल है और फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस अरबों डॉलर की वो सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरैन और इन तमाम ममालिक से वो पाकिस्तान अपने घरों को और खानदानों को भेजते हैं। अगर ये मसाइल मजीद गंभीर होते हैं तो पाकिस्तान की मईशत पे इस हवाले से भी एक मनफी असर पड़ सकता है।